वो तारीख थी दोस्तों 15 मार्च 2025 जब दिल्ली के एक फायर स्टेशन हाउस में एक कॉल आती है कि आप फटाफट इस बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाइए वरना ये आग जो लगी है वो अब बेकाबू होने वाली है। घबराते हुए फायर फाइटर्स उस बताए हुए लोकेशन पे पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि वो दिल्ली का एक बहुत पॉश एरिया है, किसी हाई प्रोफाइल गेस्ट का ये रेजिडेंस लग रहा है। उनको पता चल जाता है कि ये घर किसका है। जब वो जहां पे आग लगी होती है और उस दरवाजे को तोड़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज से पहले उन फायर फाइटर्स ने ऐसी आग कभी नहीं बुझाई थी। वो आग जो कि पैसों की ढेर से निकल रही थी, वो आग जो कि 500 रुपए के नोट के गड्डियों से निकल रही थी, वो आग जो कि नोट थे 1 फीट से लेकर 2.5 फीट की टीले लगे हुए थे उसमें से निकल रही थी। जैसे जैसे फायर फाइटर्स अंदर जा रहे थे उनके पैर के नीचे उनके जूतों के जो निशान थे वो या तो उस नोट के राख से निकल रहे थे या तो फिर नीचे उनके सोल पे, जूतों के सोल पे नोट चिपक रहे थे। ये था जस्टिस वर्मा का रेसिडेंस जो कि उस टाइम पे हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, दिल्ली के हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। ये कहानी जब से निकल कर आई मार्च 15 तारीख से, उसके बाद से लेकर अब तक इसमें कई सारे फेरबदल हुए, लेकिन अब जो मामला टिका हुआ है वो ये कि जस्टिस वर्मा अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि ना मैं रिजाइन करूंगा और न ही मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूंगा। तो सरकार के पास अब एक ही चारा है, क्योंकि इनके ऊपर पूरी की पूरी कमेटी बैठाई गई थी, पूरी की पूरी रिपोर्ट थी, लगभग 50 से 70 पेज की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि ये और इनके साथ जितने लोग भी उस टाइम पे मौजूद थे, इनके हाउस हेल्प, वो सब मिले हुए हैं और ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट करप्शन एग्जीक्यूट कर रहे थे। फाइनली सरकार ने अब, यानी कि पार्लियामेंट ने इस जस्टिस वर्मा जी को अब एक्सपोज किया है और इंपीचमेंट द्वारा, क्योंकि अब ये अपनी पोजीशन से हटने के लिए रेडी नहीं है, इंपीचमेंट द्वारा इनको निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। इससे पहले भी चूंकि हाई कोर्ट से इनको हटा के इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच में जज बना दिया गया था, वहां पर भी काफी बवाल हुआ था। हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी नाराज था कि आप क्या हाई कोर्ट ऐसा वैसा समझते हैं क्या कि अब किसी भी जज का कहीं भी कुछ केस चल रहा उठा के लेके अब डंप कर देंगे यहाँ पे, इससे हमारी भी गरिमा पर ठेस पहुंचती है। जनता हमसे भी सवाल पूछेगी, अरे वो फ्रॉड जज तो आपके यहाँ आया है भाई, आप क्या कर रहे हैं। सो इस केस में हाई कोर्ट यूपी का भी इनके खिलाफ आवाज उठाने लगा, पूरी की पूरा देश आवाज उठाने लगा, क्योंकि जो न्याय की मूर्ति जिनको कहा जाता है वो खुद ही अपने स्टोर रूम में जब 15 करोड़ से भी ज्यादा कैश को जला दे रहे हैं तो फिर क्या बात होगी। दोस्तों, हुआ क्या है कि रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने एक साथ ही इस इंपीचमेंट के प्रोसेस की मोशन स्टार्ट किया है। इंपीचमेंट का जो मोशन है वो एक साथ लोकसभा और एक साथ राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, क्योंकि ये जो रूल मैं आपको बताने वाला हूं ये रूल कहीं भी मेंशन नहीं है, ये रूल बहुत कम जगह है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिस्कस करेंगे PYQs, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से इनको हटाया जा रहा है, एक एक स्टेप क्या है। ऑलराइट, सो ये पार्लियामेंट में ये मोशन पास हुआ है, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही साथ पास हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग मोशन पहले और बाद में नहीं, एक साथ मोशन पास हुआ है कि जस्टिस वर्मा को इंपीच किया जाए। आइए देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में जजेस के रिमूवल से या उनके इंपीचमेंट से पहले कभी कोई सवाल आए हैं या नहीं आए हैं। 2019 में प्रीलिम्स में यह सवाल आया था रिलेटेड टू द प्रोविजंस रिलेटेड टू द जजेस ऑफ इंडिया। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं चारों आपको फटाफट पढ़ के बता देता हूं। आपका जो डाउट है रिगार्डिंग द इंपीचमेंट प्रोसीजर आपको वो क्लियर हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि यूपीएससी की जो डिमांड है, एग्जामिनर का माइंडसेट है, वो कहां से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है, स्टेटमेंट है कि द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। एक तो हमें जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जजेस के रिमूवल के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है कि इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करता है या नहीं करता है। नंबर 3, the details of the process of impeachment of the judges and Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act 1968। और लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि पूरा इंपीचमेंट का प्रोसेस क्या है,
कि impeachment of judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament, which is Lok Sabha and Raj Sabha, and supported by majority of total membership of the house by not less than 2/3 of the total member of the house and that present and voting. इसका जो सही जवाब है वो है 3 and 4 और पहला और दूसरा इसका गलत जवाब है। मेंस में देखिए, मेंस में जो क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था वो इंपीचमेंट और रिमूवल ऑफ जजेस से नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने पूछा है 2017 में रिगार्डिंग दी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC एक्ट के ऊपर पूछा था विथ रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी इन इंडिया। फिर 2013 में उन्होंने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस करिए क्रिटिकली। तो मतलब कि एक तो ये जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट 1968 तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है इससे रिलेटेड, और साथ ही में जजेस से रिलेटेड उनकी अपॉइंटमेंट, रिमूवल और इंपीचमेंट एक खास ध्यान रहता है यूपीएससी एग्जामिनर की उनको पूछना है ना। ये चीज तो हमें समझ में आ गई। इसी तरीके से हम जो यूपीएससी के करंट अफेयर्स होते हैं प्री और मेंस ओरिएंटेड, हम अपने इस नए करंट अफेयर बैच में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये करंट अफेयर बैच कोई डेली नहीं होता है, ये वीकली होता है। हफ्ते में एक दिन सैटरडे को शाम को 7 से 10 या 7 से 9:30 2 से 3 घंटे की क्लासेस होती हैं, विच की पूरे हफ्ते का करंट अफेयर कैसे डील किया जा रहा है ये पूरे स्टोरी के माध्यम से चलता है। साथ में आपको प्री और मेंस के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जैसे कि मैंने यहां पर दिए हुए हैं, क्वेश्चंस भी हैं एंड PYQ भी हैं। जो हमारा करंट अफेयर्स है वो हिंदू एक्सप्रेस और PIB योजना कुरुक्षेत्र को मिला के ये सब कुछ हम करंट अफेयर्स जो सेशंस है वो कंडक्ट कराते हैं, विच इज एब्सोल्युटली एग्जाम ओरिएंटेड और द एग्जामिनर की क्या माइंडसेट है। सो आप आज ही इसको जाके एनरोल कर लीजिए। 2499 इज द ओनली बेयर मिनिमम फीस जो कि आपको 1 साल तक ऑलमोस्ट 1 ईयर तक इस बैच के साथ आप रह सकते हैं। इट्स बेयर मिनिमम 2499 ओनली एंड दिस ऑफर इज ओनली अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स जो कि अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। और जैसे इस सैटरडे को क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप इस नंबर पे 9354765382 पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में हमारा वेबसाइट है, वहां से जाके आप कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जस्टिस वर्मा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो इंक्वायरी है उसको क्वैश कराना चाहता हूं क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। न्यूज़पेपर की आर्टिकल में भी खुद जिक्र कर रहा है। यहां पर एक मीम भी तैयार हुआ था कि मैं तो घर पर था ही नहीं और कैश इतना ज्यादा हो गया था। सो इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट पे दरवाजा खटखटाया कि बोला कि नहीं देखो मेरा जो है सिचुएशन ऐसा कुछ है नहीं और मैंने कोई गलती की नहीं है, इस वजह से आप जो है ये जो जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उनको क्वैश करिए क्योंकि मैं तो घर पर था ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन को सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पार्लियामेंट के हाथ में डाल दिया कि देखिए हमारे हाथ में ये चीज नहीं है, जो कि एक संवैधानिक तरीका है कि किसी भी जज को रिमूव करने की वो क्या होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू आए, हम उसमें जुडिशियल ओवररीच नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली। लेकिन क्या दोस्तों ये पहली बार ऐसा है कि कोई जज इंपीच हो रहा है? क्या ये पहला जज होंगे जस्टिस वर्मा जिसको इंपीचमेंट के प्रोसेस में जाना पड़ रहा है? नहीं। लेकिन अगर इनकी इंपीचमेंट हो जाती है तो ये इंडिया के पहले ऐसे जज होंगे जो कि इंपीचमेंट प्रोसेस से गुजरे हैं, जिनकी इंपीचमेंट हुई, जबरन ऑफिस से इनको निकाल दिया गया है बिकॉज ऑफ कि एक तो ये करप्शन, ठीक है, और अपनी कैपेसिटी को बहुत मतलब गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, अपने पावर को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है सबसे पहले जो आया वो आया था 1991 में जस्टिस रामास्वामी के ऊपर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस, पंजाब और हरियाणा कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे वो फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन एंड कंडक्ट के लगे थे। हालांकि जो रूलिंग पार्टी थी उस टाइम पे उन्होंने वोट करने से एब्सटेन कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये रिटायरमेंट के करीब आ चुके थे, तो वैसे भी ये मतलब हो गया मामला, इनको इंपीच करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वहीं पे जस्टिस PD दिनाकरण, ये सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, लैंड ग्रैबिंग और अब्यूज ऑफ पावर से रिलेटेड, लेकिन इंपीचमेंट होने से पहले ये अपने रिजाइन कर देते हैं। वहीं बंगाल में जस्टिस कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस सौमित्र सेन, उन्होंने भी लगभग 23-24 लाख रुपए का कुछ गबन टाइप का किया था। उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया कि राज्यसभा से मोशन जैसे ही पास हुआ इंपीचमेंट वाला प्रोसेस नहीं आया। वैसे ही जस्टिस SK गांगले और रिसेंटली में जस्टिस शेखर कुमार यादव जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर एक हेट स्पीच
विश्व हिंदू परिषद के ऊपर डालने का हुआ था। तो अभी फिलहाल जो है ये केस चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज नहीं हुआ है जिस पे 100% इम्पीचमेंट की ये पूरी की पूरी प्रोसीजर चले। दोस्तों, जस्टिस वर्मा पहले ऐसे जज होंगे अगर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल गई होगी। और वैसे भी जिस हिसाब से माहौल लग रहा है कि इस मॉनसून सेशन में काम खत्म हो जाएगा जस्टिस वर्मा का, क्योंकि 100 MPs, मोर देन 100 MPs फ्रॉम द लोकसभा एंड मोर देन 50 MPs फ्रॉम द राज्यसभा, जिन लोगों ने मोशन को पास किया है सेम डे में मोशन को पास किया है, जिसकी वजह से अब ये मामला थमने वाला नहीं है। अब तो इनकी इम्पीचमेंट यानी कि खत्म होकर रहेगी इनकी पोजीशन फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जो जज बने पड़े हैं। अब प्रोसेस ये है कि वैसे भी जगदीप साहब का आखिरी दिन था आज, और ये खुद ही जा रहे हैं रिजाइन करके, क्योंकि इनकी हेल्थ की इश्यूज थी। और इनकी जगह पे जो डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे राज्यसभा के, वो तब तक कार्यभार संभालेंगे। लेकिन जाते जाते इन्होंने वो पूरी डिटेल में बता दिया है कि आखिर जजेस की जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो क्या होता है अगर दोनों हाउस सेम डे पे प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जजेस इंक्वायरी एक्ट में जो प्री में क्वेश्चन भी आया था, जजेस इंक्वायरी एक्ट में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट और जजेस के प्रोसीजर, रिमूवल के प्रोसीजर के बारे में। ठीक था। अब होता क्या है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, मोशन पास करना पड़ता है। मोशन मतलब कि 150 से भी ज्यादा MP फ्रॉम द लोकसभा, 50+ मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, ये लोग जब मोशन पास कर देते हैं कि नहीं अब जो है इस जज के खिलाफ हमें ये एक्शन लेना है, तब वो एक केस खुल जाता है कि अब जो भाई एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको हटाने का, वो चालू हो चुका है। तो आज के टाइम पे जो सिचुएशन है जस्टिस वर्मा के साथ, लोकसभा में 150+ MPs और राज्यसभा में 50+ MPs ने इस पे ऑलरेडी मतलब हरी झंडी दे दी है, विच मीन्स यहां से तो मामला क्लियर है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इंपीचमेंट की प्रोसीजर अगर मान लीजिए कि लोकसभा से पहले पास हो रही है, तो वहां से लोकसभा से प्रोसीडिंग पहले चलेगी, या राज्यसभा से इंपीचमेंट की प्रोसीजर पास हो रही है, मोशन पास हो रहा है, तो राज्यसभा से फिर प्रोसीजर चलेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दोनों हाउस ने एक ही दिन, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड, दोनों हाउस ने एक ही दिन मोशन पास किया है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि इसके बाद अगर पहले हाउस दोनों में से कोई पहले करता, उस केस में क्या होता है कि फिर कमिटी बैठती, इंक्वायरी कमिटी। अब इंक्वायरी कमिटी में क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते हैं, फिर एक अलग से जूरिस्ट बैठते हैं। इनका काम रहता है कि पूरे के पूरे चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना, क्रॉस एग्जामिन करना विटनेस की, रिपोर्ट को स्पीकर और चेयरपर्सन के साथ बात करके एक मामला निकालना। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, वैसे ही वोटिंग जैसे कि एक स्पीकर को रिमूव करने में होती है, जो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर को रिमूव करने में होती है, विच इज 2/3 मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेज। अब जैसे लोकसभा मान लीजिए कि 500+ मेंबर है, 542 ऐसे करके मेंबर है, ठीक। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ, मान लीजिए 300 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें से 300 लोग प्रेजेंट हैं, तो 2/3 मेंबर ऑफ द प्रेजेंट वोटिंग, ठीक है, तो 200 लगभग ये हो गया, 200 मेंबर जो कि प्रेजेंट हैं वोट भी कर रहे हैं, प्लस और क्या बोल रहा है कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब कि ये जो हाउस है 500+ सीट है, इसकी 50%, तो लगभग लगा लीजिए कि 250 270 हो गया। तो टोटल आप ये मान सकते हैं कि लोकसभा में 270 MPs को अपना वोट देना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि नहीं भाई इनको अब हटा दीजिए। सेम प्रोसीजर हमें राज्यसभा में भी करना पड़ेगा, उसके बाद जाके टर्मिनेशन का प्रोसीजर होगा। तो ये इतना आसान नहीं है। कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जो कि यहीं तक मामला निपट चुका है, बस कमेटी बनी उसके बाद खत्म हो चुका है, उसके बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। अब इस केस में देखते हैं क्या होगा अगर ये गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन अभी भी हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला है। अगर दोनों हाउस ने सेम डे को मोशन पास किया है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रूल आता है वो ये आता है कि कोई भी कमेटी सेटअप नहीं होगी। ये कमेटी सेटअप कोई भी नहीं होगी अगर सेम डे पे पास होता है, क्योंकि फिर वो मोशन पूरे पार्लियामेंट के लिए, दोनों हाउस के लिए एक एसेट बन जाता है। एसेट मतलब एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इमीडिएट रिस्पॉन्स इस पर होना चाहिए, क्योंकि दोनों हाउस ने साथ में इसको किया हुआ है। विच मीन्स इसको बाईपास करके सिर्फ और सिर्फ स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ
ऑफ राज्यसभा यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की एक कमेटी बनेगी, वही लोग जो है वो डिसाइड करेंगे इनको। अब यहां पर ना हाई कोर्ट के जज ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर ये लोग अब नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब जो भी स्पीकर और चेयरपर्सन जो सेक्रेटरी हैं वो अगर जो तय करते हैं, फिर आगे जो है फिर पार्लियामेंट्री वोट होगा, उसके बाद फिर इनकी इंपीचमेंट की प्रोसीजर जाएंगी। ये सब कुछ कहां दिया हुआ है? एक तो जजेस इंक्वायरी एक्ट में दिया हुआ है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है उसका, आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 और आर्टिकल 218, इन दोनों को जब आप साथ में पढ़ेंगे तो इनके रिमूवल के बारे में बात किया गया है। साथ ही में रिमूवल इज परमिटेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकैपेसिटी, या तो आप रिजाइन कर दीजिए तो ठीक रहेगा, या तो आप पहले रिटायर हो गए तो अलग चीज है, लेकिन इंपीचमेंट तभी होगा कि जब कोई मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी में एक तरीके से करप्शन भी आ जाता है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इंपीचमेंट फॉर जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी इंपीचमेंट वर्ड है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी वो जो सेकंड स्टेटमेंट था हमारे प्री के क्वेश्चन में वो भी इंक्लूड नहीं है। तो ये यूपीएससी का ट्रैप है जब भी आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। आई होप कि चीजें आपको थोड़ी समझ में आ गई होंगी कि अब इंपीचमेंट का प्रोसेस का पूरा क्या क्या है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इन केस अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं तो आज हमारा ट्यूसडे है, सैटरडे को हमारी फर्स्ट क्लास है। यू आर ज्वाइनिंग हियर, यू विल बी एडेड टू ए व्हाट्सएप ग्रुप एंड देन वी विल स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम द सैटरडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।